आधुनिक भारत इतिहास, उपनिषदवाद का औद्योगिक चरण 1813 से 58 ईस्वी का जानकारी हम आपको भी देंगे नोट्स के माध्यम से। हमको भी उतना पता नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिए, कंसस होकर सुनिए, नहीं सुनना तो कोई बात नहीं, सुनिए। यह वह काल था जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी तथा लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो आदि शहर में महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुके थे। इसी क्रम में एक शक्तिशाली औद्योगिक पूंजीपति वर्ग अस्तित्व में आया और वो सरकार की नीति को प्रभावित करने लगा। उस वर्ग के दबाव में 1813 के अधिनियम में प्रभाव में लाया गया। इसके तहत भारत का दरवाज़ा ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं के लिए खोल दिया गया। ब्रिटिश कंपनी की अपेक्षा की गई कि वो भारत का प्रशासन संभाले तथा भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के विकास हेतु काम करे। फिर यही समय था ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल और ब्रिटिश नगरीय जनसंख्या के लिए अनाज की आवश्यकता महसूस हुई। इस कारण भारत से कच्चे माल की निर्यात होने लगा। क्या होने लगा? कच्चे माल का निर्यात होने लगा। निर्यात समझते हैं? आपको उठा के जहाज़ में डाल देंगे, समुद्र की तरह दूसरे देश भेजते, उसको निर्यात बोलते हैं। निर्यात हम अपने ज़िले से भी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश, सहरसा निर्यात बस पे, इसको निर्यात बोलते हैं। इस तरह कुल मिलाकर भारत में विनिर्मित वस्तु का आयातक और कच्चे माल के निर्यातक के रूप में परिवर्तित हो गया। विनिर्मित जो हमारे यहाँ नहीं बनता है, हमारे यहाँ ही बनता, विनिर्मित होता है और यहाँ से ले जाता था, ये गलत बता दिए। विनिर्मित मतलब हुआ पहाड़ में बना हुआ, हम लोग आयात कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसको विनिर्मित वस्तु बोलते हैं। परिवर्तित हो गया। अब भारत के संदर्भ में नवीन ब्रिटिश औपनिवेशिक हित उसके तमाम नीतियों और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी को प्रभावित करना शुरू किया। ठीक। औद्योगिक चरण, राजनीतिक नीति। भारत का एक सशक्त बाजार के रूप में विकसित करने के लिए कंपनी ने अधिक से अधिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने पर बल दिया। अतः इस चरण में भारत आने वाले गवर्नर जनरलों ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के व्यापक विस्तार पर बल दिया। विस्तारवादी नीति समझते हैं? हमारा दिए वो झुग्गी बनाकर रहने के लिए पंडाल, हम पंडाल में रहते रहते आपके हवेली पे कब्जा कर लिए, हवेली पे कब्जा करते करते आपका सब जमीन पे कब्जा कर लिए, आपके ज़मीन पे कब्जा करते करते आपका प्रखंड, जिला सहित राज्य पे कब्जा कर लिए। इसलिए भी इसको विस्तारवादी, इसी को विस्तारवादी कहते हैं। आप लोग को ही पता ही होगा, थोड़ा बता दी किताब में पढ़ के, बल दिया गया। अब आता है कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813-27 में अंग्रेज था लॉर्ड हेस्टिंग्स। एंग्लो नेपाल युद्ध, एंग्लो नेपाल युद्ध, जो नेपाल और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था, उसको एंग्लो नेपाल युद्ध बोलते हैं। 1814 से 15 में नेपालियों को पराजित कर उन्हें सुगौली की संधि के तहत खत्म किया गया था। सुगौली की संधि 1813 पर हस्ताक्षर मतलब साइन करने के लिए बाध्य किया गया था। बाध्य मतलब मजबूर किया गया था, जबरन, उसको बोलता बाध्य किया गया। इसी संधि के अनुसार सिक्किम पर नेपाली अधिकार समाप्त हो गया। कुमाऊं और गढ़वाल की सहित तराई का अच्छा खासा भाग ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया। विलय करने का मतलब मिला लिया अपने घर में। आपका घर का दीवार तोड़ के अपने घर में मिला लेंगे, ऐसा तो दीवार मिलेगा नहीं, ज़मीन मिल लेता, तो मिला लिया गया। ठीक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। बचा कौन था? वहीं इसमें कौन? 1817 इस युद्ध में मराठा शक्ति के अंतिम रूप से समाप्त हो गई थी। इसी युद्ध में मराठा शक्ति अंतिम रूप से समाप्त हो गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंतर्गत ब्रिटिश सेना ने पेशवा भोंसले और होलकर की संयुक्त शक्ति को हराया। 1878 ईस्वी में पेशवा के साथ संधि कर मराठा परिसंघ को भंग कर दिया गया। देखते हैं, मराठा परिसंघ को ही भंग कर दिया अंग्रेज। तथा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख के वार्षिक वेतन देकर बिठूर भेज दिया गया। तुम जाओ, तुम्हारा राजपाट सब चीज़ हम संभालेंगे। ऐसे थे अंग्रेज महान। इसके बाद फिर आता है लॉर्ड एम्हेस्टन। एक तो नाम अजीब, लॉर्ड एम्हेस्टन। 1827 से 28 इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। वर्तमान में इसको बर्मा को म्यांमार बोलते हैं। ठीक है। 1824 से 26 में घटित हुआ था, जिसमें कंपनी ने बर्मा को हराकर उसके साथ योंदोवा की संधि की। योंदोवा की संधि के तहत कब की थी? 24 फरवरी 1826 को योंदोवा की संधि की। योंदोवा की संधि के आधार पर कंपनी ने बर्मा से बहुत सी रियासतें की मांग की, जो भारत में विलय किया था। अब आता है विलियम बेंटिक, जिससे हमें अभी तक आज़ादी नहीं मिला है दोस्तों, आप लोग को पता है। विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 35 तक। बेंटिक ने साम्राज्यवादी प्रसारण विलय की नीति जारी रखते हुए 1830 में कछार, 1831 में मैसूर, 1834 में
उगर तथा 1835 में जनजाति साम्राज्य में मिला लिया गया। ये थे विलियम बेंटिंक। अब आता ऑकलैंड 1836 से 42। इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। इसी के शासनकाल में ऑकलैंड के शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। मतलब अंग्रेज और अफगान के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1839 से 41 में हुआ था। लेकिन अंग्रेजों के लिए यह युद्ध एक त्रासदी हुई सिद्ध हुई, मतलब घटा हुआ बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं ना, अफगान में कोई युद्ध नहीं जीत पाया शुरू से, बाबर से लेकर झाबर तक हार गया था। इसमें ब्रिटिश सेना अफगानों के हाथ पीटे गए। समझ रहे हैं, ब्रिटिश सेना को वो मार मारा था दोहरा दोहरा के अफगानी, जो अभी वो तो याद करेगा तो रोता है उसका पोता सब। फिर आता है, ख़त्म हो गया, एलन बोरो 1842 से 44 में। इसने 1843 में संधि का अधिग्रहण किया। अरे क्या किया इसने? सिर्फ संधिकरण का। इसके बाद आता है लॉर्ड हॉर्डिंग 1844-48। इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध सिखों के साथ अंग्रेज का युद्ध हुआ था। 1845 से 46 में लड़ा गया। इसमें पराजित होने के बाद सिखों ने कंपनी के साथ लाहौर में 1846 की संधि की। लाहौर की संधि के तहत कंपनी ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया। लाहौर की संधि के तहत ही 1846 में अंग्रेज ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया। अब आता है लॉर्ड डलहौजी। जितना 1857 क्रांति देखते हैं ना, सब इसी के कारनामा है। सारा जमीन हड़प लेता, हर तरफ से हड़प लिया था लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी तक। इसने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए दो तरीके अपनाए। युद्ध के माध्यम से विस्तार। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 के बाद पंजाब पर अधिकार कर लिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किया था कब? 1849 के बाद पंजाब पर अधिकार कर लिया गया था। इतना खच्चर था ही। और सिक्किम का अधिकरण 1850 में सिक्किम का अधिकरण कर लिया था। आप लोग को पता है सिक्किम हम भारत का राज्य नहीं था, एक देश था, फिर भी अधिकरण कर लिया था 1850 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के द्वारा 1852 में लोअर बर्मा, मतलब जो साइड को पिछले बार वो नहीं कब्जा कर पाया था ना, ये किया। अथवा पेगो को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1853 में बरार के कपास उत्पादक क्षेत्र को निजाम से छीन लिया गया। सब चीज़ छीनते जा रहा था अंग्रेज, हाथ में मिला लिया। अब विचारधारा के माध्यम से भी नहीं छोड़ा। व्यपगत का सिद्धांत। वे राज्य जो ब्रिटिश सन्नद्ध द्वारा निर्मित किए गए थे, उन्हें अपने उत्तराधिकारी के चयन के लिए गोद लेने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। व्यपगत सिद्धांत का मतलब हुआ वो राज, समझ रहे ना, जो ब्रिटिश द्वारा तुम राज कर लो, तुम्हारे राज में कुछ नहीं है, धन संपत्ति लो, अतरायत जो भी है तुम देते देना टैक्स, तब तक तुम राज करो। हाँ, तुम्हारा बाल बच्चा नहीं होगा ना, तुम गोद लिया हो बेटा को राजा नहीं बना सकते हो, छीन लेंगे फिर हम अपने पास। उसका यही सिद्धांत था। अधिग्रहण गोद लेने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। इन राज पर लॉर्ड डलहौजी ने अत्यंत निर्ममता से व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्स लागू किया गया। इस नीति के तहत सतारा, जेतपुर, संभल, बाघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया, कोनो सिद्धांत से कर लेता था विलय। कुशासन के आधार पर 1856 में भी अवध का विलय किया। कुशासन मतलब जानते हैं, आपका शासन ठीक ठाक नहीं चल रहा है, आप नाच गान में बिजी है, ऐसे देश नहीं चलेगा, लाइए राज दे दीजिए, छीन कर रख लिया अपने पास, उसी को बोलते हैं कुशासन के अधिकार पर राज कर लेना। विचारधारा के माध्यम से, ये तो बता दिए। अब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या कीजिएगा, ठीक है, बस यहीं तक, नेक्स्ट बनाते हैं।